नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भाई जो अभी SADO और RAEO की मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में आज जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एक भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं आएगा यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो यदि आप स्टार्टिंग में 1-2 मिनट देखकर चले जाएंगे तो भाई फिर से आपको वीडियो पर विजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए और आपको पता नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो किसान कल्याण एंड कृषि विभाग के अंतर्गत आपकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जो कि कार्यपालिक है, पदों भर्ती हेतु आवेदन यहाँ पर लिए गए हैं। तो कार्यपालिक का मतलब ये है जो कार्यपालिक वैकेंसी होती हैं उसमें बैकलॉग को आरक्षण जो है, कार्यपालिक वाली जो रिक्तियां होती हैं उनमें बैकलॉग का आरक्षण नहीं होता है, यानी कि उनको भी यदि आवेदन करना है तो वो अनुसूचित जनजाति के माध्यम से आवेदन वहां पर कर सकते हैं। अब बैकलॉग भर्तियां क्या होती हैं? जो बैकलॉग भर्तियां होती हैं वो कुछ विशेष जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, सहरिया, भारिया, बैगा, ये 3 विशेष जनजातियां जिनको कि विशेष कर आरक्षण है, यानी कि उनकी अलग से वैकेंसीज निकाली जाती हैं जो कि होती हैं आपकी बैकलॉग वैकेंसी। बट कार्यपालिक जो इतनी भी वैकेंसियां हैं उनमें कोई भी उनको आरक्षण नहीं है, यानी कि यदि वो आवेदन करना चाहते हैं तो ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति से आवेदन कर सकते हैं। आगे चलें, आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो फी के बारे में। सबसे पहले डेट के बारे में देखिए। डेट यहाँ पर है 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई गलती हो जाती है, त्रुटि आपसे हो जाती है तो संशोधन करने की आपकी तिथि है 10 नवंबर से लेकर 29, यानी कि 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे संशोधन करने के लिए। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए कितना होगा? जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट होंगे 500 रुपये। और फिर उसके बाद में देखिए प्रति प्रश्न पत्र का बात समझिए आप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन्होंने कोष्टक में लिख रखा है प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि यदि आप SADO एंड RAEO दोनों में यदि आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, यानी कि 2 पाली में आपका पेपर होगा। ठीक है, तो आपको वहां पर 1000 रुपये फी पे करना होगी। ये बात ध्यान रखना, 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का मतलब क्या है? यानी कि दोनों के लिए यदि आप आवेदन करते हैं कि RAEO में भी आप बैठना चाहते हैं और SADO में भी बैठना चाहते हैं तो 1000 रुपये आपको फीस वहां पे देना होगी। फिर हम बात करें सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, बाद में ये MP ऑनलाइन का कुछ शुल्क रहेगा, 60 या 70 रुपये रहता है, तो वो आपको वहां पे करना होगा। अब आता है परीक्षा का समय। परीक्षा दिनांक और परीक्षा की जो तिथि दी गई है MPPEB के द्वारा 10 से 13 फरवरी 2021 में परीक्षाएं होने वाली हैं। और आपका प्रथम पाली में परीक्षा होगी SADO की और द्वितीय पाली में कृषि विस्तार अधिकारी की। 10 से 13 फरवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी। अब इस बात को थोड़ा सा समझना आप, यहाँ पे जैसे कि 10 तारीख को आपको सुबह तो होगा SADO का पेपर, फिर 11 को भी हो सकता है SADO का पेपर हो सुबह, 12 को सुबह, मतलब कि सिर्फ पहली पाली में SADO के पेपर होंगे। 10 से 13 तक एग्जाम चलेंगे, लेकिन पहली पाली में यहाँ पर आपके पेपर होंगे किसके? SADO के। द्वितीय पाली में RAEO के लिए उन्होंने समय तय कर रखा है। एक बात ये हो गई। 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे में आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस भी मैं आगे चलकर नीचे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, देखिए इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई नियुक्ति के लिए शर्तें, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। चलिए, ये तो आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, ये तो सबको पता है। जो आपको काम की बातें हैं सिर्फ मैं वो बताऊंगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलिए, ये किसान, ये तो चलिए इनका परीक्षा का विवरण वगैरह है। ठीक है भाई, ये भर्तियों के बारे में आप कुछ देख लेते हैं कि कितने पद आए हैं। पद की बात करें हम, तो यहां पर 58 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। किसके? SADO के। कौन से? कार्यपालिक वाले। कार्यपालिक वाले मैंने अभी आपको बता दिया कार्यपालिक क्या है। 58 में से देखो जरा थोड़ा सा, अनरिजर्व की बात करें तो 9 हैं, EWS के 3 हैं, और ऐसे ही आपके चलते जाएंगे। पूरा कितना है? 33 हैं किसके?
आपके ओपन, ओपन का मतलब कि यानी कि यहाँ पे मेल वर्ग भी शामिल हो सकते हैं, और यदि महिलाओं के यानी कि जो गर्ल्स होती हैं उनके यदि अच्छे मार्क्स हैं तो उन्हें भी यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। और महिलाओं के लिए तो फिर रिजर्व है ही 19 ये जो पद है, यानी कि इनमें सिर्फ गर्ल्स ही जाएंगी भाई, इसमें फिर मेल कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ओपन का मतलब क्या है? ओपन मतलब मेल के लिए भी है एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए। पहली बात तो ये हो गई 58 यहाँ पर पूरे पूरे पद हैं। अब वेतनमान की बात करते हैं। 7वां वेतनमान जो अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में लगने का, तो ये जो 7वां वेतनमान होगा 36,200 से 1,14,800, बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत बहुत अच्छी सैलरी, और ग्रेड पे आपका 3600 है, समकक्ष 6वें वेतनमान के। ठीक है, फिर चलें हम आगे बात करें तो ग्रेड पे आपका 3600 ही रहेगा, यहाँ पे लिख रखा है 6वां वेतनमान का ही ग्रेड पे रहेगा, भले ही 7वां वेतन यहाँ पे लग जाए। शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए एग्रीकल्चर से आपके पास एमएससी होना चाहिए एसओडीओ के लिए, लेकिन यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी किया है ना, यानी कि बीटेक जो हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है जिसे कि हम बीटेक बोलते हैं, जो कि जबलपुर में हमारे सिर्फ अभी मध्य प्रदेश में है, तो यदि वो किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन यदि एग्रीकल्चर से आपने बीएससी की है तो उसके साथ एमएससी होना आपको अनिवार्य है, नहीं तो आप एसडीओ की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। नेक्स्ट चलें हम बात करें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। अब इसमें कुछ बैकलॉग का भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एसडीओ की कार्यपालिक हैं ये संविदा कर्मी के लिए 20% इनको छूट दी गई है, और उन संविदा कर्मी को छूट दी गई भैया वो एलिजिबल होंगे इसमें जो कि 5 साल का एक्सपीरियंस यानी कि 5 साल से संविदा में काम कर रहे हों, सिर्फ वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी क्वालिटी कंट्रोलर में संविदा वगैरह में जो लगे हैं उनको अभी 1-1, 2-2 साल हुए तो उनको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। छूट का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 5 साल से सेवा में कार्यरत हों संविदा वाली, उनको ये छूट का लाभ मिलेगा। ये वैकेंसीज हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो संविदा में है नहीं तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं हम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि RAEO के बारे में। टोटल हमारे 614 यहाँ पर वैकेंसीज हैं, और बात करें हम ओपन की तो 349 है, अनरिजर्व की 94 है, EWS की 35 है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, गर्ल्स की 203 वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हो, और टोटल 614 आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पे भाई वेतनमान की, तो जो वेतनमान है वो देखिए ये पहले वाला है, लेकिन 7वें वेतनमान में आपका जो वेतन होने वाला है वो होने वाला है 25,300 से 80,500 तक, मतलब कि अब RAEO में भी बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। लगभग मैं यदि बताऊं आपको मोटा मोटी तो 25,300 जब यहाँ पर दिया हुआ है तो 40,000 एबव आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जब 5,200 से 20,200 वेतनमान दिया होता था तो तब लोगों को 25 से 28,000 रुपये सैलरी मिलती थी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पर सैलरी आपका बन सकता है। चलें फिर आगे हम बात करें तो इसके लिए क्या चाहिए। देखिए SADO जो थे भाई उसमें आपसे सिर्फ एग्रीकल्चर का बोला था, ध्यान दीजिएगा एग्रीकल्चर का बोला था, बट यहाँ पे आपको BSc यदि आपने हॉर्टिकल्चर से भी की हुई है और BSc आपने एग्रीकल्चर से की हुई है तो दोनों ही बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं, दोनों ही ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट यहाँ पर बैठेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन SADO में उद्यानिकी वालों का रोल नहीं है, ये थोड़ा सा आप समझना बात को। फिर आगे आपका फिर से वही संविदा वर्ग के लिए 153 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने रख रखी हैं, और जो भी विवरण है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेतनमान दोनों का सेम है, चाहे संविदा हो चाहे आपका रेगुलर हो। फिर हम चले आगे बात करें बैकलॉग भर्ती, तो फिर RAEO में बैकलॉग आपकी भर्तियां हैं, 24 पद हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के हैं 14, और महिला ओपन में है 14 एंड गर्ल्स में हम बात करें तो 8 हैं। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक में ओपन महिला दोनों में है, तो टोटल 24 पद इनके हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर अपन चलें आगे, मेन जो यहाँ पर बात आती है कि भैया ये भर्ती जो है क्या पूरे इंडिया के लोगों के लिए ओपन है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। भारत का नागरिक हो, पद पर नियुक्ति के उम्मीदवार जो हैं उनके भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, लेकिन यदि नेपाल का नागरिक है तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम जो 1961 है उसके अंतर्गत उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट हम यहाँ पर बात करें भाई, यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप नीचे चलकर देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है उसका मध्य प्रदेश में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब जब मध्य प्रदेश रोजगार की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहां पे जीवित पंजीयन आपसे मांगा जाएगा।
अब जीवित पंजीयन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो भाई सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों का ही रजिस्ट्रेशन होता है, अदर किसी का रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं होता। तो अब भाई दूसरे प्रदेश के लोग कैसे यहां पर जीवित पंजीयन करा सकते हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा तरीके से अपने मध्य प्रदेश वालों के लिए वैकेंसी है, क्योंकि पंजीयन आप मध्य प्रदेश के बच्चे का होगा और नहीं हो पा रहा है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है ना, क्योंकि उसमें ना पंजीयन क्रमांक आपसे मांगा जाता है। चलें हम आगे बात करें, और जिनके पास पंजीयन नहीं है मैं आपको बता दूं भाई, अब देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि ऐसा अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, वो सिर्फ अनारक्षित में आवेदन कर सकते हैं। अब भाई ऐसे आवेदकों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, वो तो सब ठीक है, बट भाई वो लाएंगे कहाँ से, मध्य प्रदेश का पंजीयन कहाँ से लाएंगे बेचारे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब रिजर्वेशन की बात आती है तो ये तो आप जानते हो भाई 20% 16 और पिछड़े वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%, ये सारा का सारा आरक्षण रहेगा, वो भी वर्टिकल रहेगा। और हॉरिजॉन्टल आरक्षण की भी बात की गई तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ये सब अपने को कब आएंगे काम, जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद काम आएंगे हॉरिजॉन्टल आरक्षण वगैरह। अब चलते हैं भाई यहाँ पे आपको जो आगे काम की बात है वो मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, ये देखिए जैसा मैं बोल रहा था सीधी भर्ती कहाँ गए भाई, जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो तो उन्हें वहां पर मान्यता दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ओके, फिर अब मैं आपको बताता हूं। चलिए आवेदन शुल्क वगैरह तो भाई 500 रुपये और वो मैंने आपको बता दी है, और आयु भी 18 से 40 वर्ष है अनारक्षित के लिए। बाकी जो कंसेशन दिए जाते हैं सभी लोगों को वो भी यहाँ पर रहेगा। फिर हम चलें आगे बात करें, भत्ते की बात भी की गई है यहाँ पे, यात्रा भत्ता भी आपको दिया जाएगा जो परीक्षा होगी आपकी वहाँ से। पूरा मैंने अभी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर बताया हुआ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम की बात यहाँ पे है, देखना। बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए। मतलब यहाँ पर देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो 50% आपके अंक आना ही चाहिए, और यदि हम बात करें SC ST OBC की तो 40% अंक, यानी कि यदि जिस बच्चे के 50 क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो वो उसमें एलिजिबल माना ही नहीं जाएगा। यानी कि 100 नंबर तो आपको लेकर आना ही है, और बाकी लोगों को 40% यानी कि 80 मार्क्स लेकर आना है। तो ये यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो पता चल रहा है कि भाई 100 से कम आ गए तो उनको फिर उस सूची में शामिल ही नहीं किया जाएगा, भले ही उनकी जो वैकेंसी है वो रिक्ति क्यों ना रह जाए। फिर यहाँ पे प्रतीक्षा सूची की बात की गई है, वेटिंग लिस्ट की, और जो वरीयता होती है यानी कि आयु में जो बड़ा है उसको वरीयता दी जाएगी यदि सेम अंक हैं तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र ये सब तो आपको लेकर जाना ही है भाई, ठीक है। एंड आगे चलें, हम आगे बात करें। यात्रा भत्ता के भुगतान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। एंड ठीक है, दिशा निर्देश यहाँ पर बता दिए गए। चलिए आगे हम चलते हैं, सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस में एक बहुत अच्छी चीज आपको मैं बताने वाला हूं अभी यहाँ पे। ये तो सब फॉर्म भरने की ना यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। सारे लोग जानते हैं और जो नहीं जानते वो MP ऑनलाइन से जाके भरवा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आवेदन भरने की तिथि के बारे में बात हो गई थी, जितनी भी पालियों में पेपर होंगे वो भी यहाँ पे हमने बात कर दी थी। और सेंटर्स जो है हमारे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये सारे के सारे आपके सेंटर्स रहने वाले हैं। 16 सेंटर होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। देन आगे हम चलें तो सिलेबस मैंने देखा हुआ है नीचे, एंड शायद आने वाला है। हाँ देखिए भाई, पाठ्यक्रम की अब हम बात करते हैं तो टोटल नंबर तो अपने 200 होने वाले हैं, ठीक है। टोटल नंबर अपने 200 होने वाले। अब इसमें देखो जरा सिलेबस में यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट आपको किसमें दिख रहे हैं, 100 नंबर में। सामान्य ज्ञान आ गया, मध्य प्रदेश का GK हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामान्य गणित हो गया, विज्ञान और अभिरुचि। सामान्य अभिरुचि का मतलब क्या है आपका, रीजनिंग, ठीक है।
अब सामान्य अभिरुचि यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड आपका होता है, ठीक है भाई, इसमें आ गया। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि एक हमारा सब्जेक्ट जो पहले आता था उससे मिसिंग है, जो क्या है हमारा कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर यहां पे नहीं पूछा जा रहा। अब देखिए जरा मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि जब 7 सब्जेक्ट आते थे तो 7 सब्जेक्ट का क्या करते थे, तो 15-15 क्वेश्चन तो 6 सब्जेक्ट के रहते थे, यानी कि 90 क्वेश्चन हो जाते थे, और जो 10 क्वेश्चन बचते थे वो आपके इंग्लिश के होते थे। लेकिन उन्होंने यहां पे दिया हुआ है भैया कि 6 सब्जेक्ट आएंगे। अब आप खुद सोचो, जब 6 सब्जेक्ट यहां पर आ रहे हैं तो 6 सब्जेक्ट को 100 में डिवाइड करोगे तो किसके ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चंस किसके ज्यादा हो सकते हैं, या फिर पुराना वाला कोई सा नोटिफिकेशन हो तो उसमें देख लेना, यदि उसमें भी ऐसा ही इन्होंने दे रखा है और उसमें कंप्यूटर पूछ रखा है तो फिर थोड़ा सा समझ जाना कि हो सकता है इसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा एक सब्जेक्ट का कि कंप्यूटर यहाँ पे नहीं आ रहा। बाकी एग्रीकल्चर के आपके 100 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। अब एग्रीकल्चर का कुछ हम सिलेबस देखें आरएईओ के लिए, तो देखो आरएईओ का पेपर सीधी बात है भाई सिंपल आने वाला है, क्योंकि सिलेबस अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। सिलेबस में कम कम यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको बताया गया है, बहुत कम टॉपिक्स को यहाँ पे लिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जनरल एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपोर्टेंट इन नेशनल इकोनॉमी। अब ये जो यहाँ पर एक टॉपिक है भाई, एक लाइन लिखी हुई है बट इसमें इतना सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है कि हमें सबसे ज्यादा इसी को पढ़ना है। एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब इसका जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो इन टॉपिक्स को लेकर ही कोर्स स्टार्ट करेंगे। बाकी हम ऐसे नहीं पढ़ाने वाले हैं कि भाई सॉइल साइंस उठाया, सॉइल साइंस में जो है वो पढ़ा रहा है, नहीं, इन टॉपिक्स को लेकर कोर्स स्टार्ट करेंगे और उन्हीं से फिर अपना क्वेश्चंस पेपर जो है बनेगा और फिर पढ़ेंगे और बढ़िया अच्छे से सिलेक्शन भी होगा। तो ये थोड़ा सा आपका सिलेबस है आरईओ का, जिसके पास नहीं हो उसे हम एक अच्छे से बना के भेज देंगे फॉर्मेट में, स्क्रीनशॉट इसका भेज देंगे व्यापम के लिए जो आरईओ का पेपर होने वाला भी है, उसका सिलेबस ये है। तो मैंने जो मेन पर्पस मेरा था बताने का वो मेरा यही था कि वहां पे एक सब्जेक्ट मुझे मिसिंग दिखा। यदि ये कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ है, तो आप सारे लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट, अब देखना इसमें प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं। इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में सिर्फ कितना सा यहाँ पे दिया है ना, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। लेकिन अब मैं आपको एसएडीओ से इसको कंपैरिजन करके बताता हूँ। देखिए एसएडीओ में क्या इसमें एक्स्ट्रा है। अब देखिए एसएडीओ में चलते हैं भाई, यहाँ पे इन सबको एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट एंड यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन सबको यहाँ पे एक साथ दे दिया गया है। वहां पे थोड़ा अलग था, वहां पे ये सारे टॉपिक अलग थे। फिर ये बहुत सारा लिखा हुआ है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, बहुत मतलब ये जो सिलेबस है ना आपका, ये इन्होंने उठाया हुआ है कहां से, जो एडीए का सिलेबस था उसे आप एक बार चेक करना, इससे पूरा पूरा मेल आपका वो खाएगा। एसडीओ का सिलेबस सॉरी एडीए का सिलेबस जिसके पास हो उससे मैच करके देखना भैया, वो है एसडीओ का सिलेबस। और पेपर भी हार्ड आएगा, यानी कि पेपर थोड़ा सा इसका क्या होगा, डीप पूछा जाएगा। ध्यान रखना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि एसडीओ और आरएयू का पेपर बहुत सिंपल रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में यहाँ पे क्या क्या दिया, देखो बायोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड कर दिया, साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी भी और एनवायरमेंटल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड इन्होंने कर दिए। फिर यहाँ पे चले बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज। अब मैं आपको बताऊं, देखो पढ़ना तो इसमें बहुत पड़ेगा, क्वेश्चंस हो सकता है 2 या 3 आए, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा और इसे पढ़ने में लगेगा समय। तो भाई क्लासेस और आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। 3 महीने हैं आपके पास, यदि जो डेट दी है उस डेट को पेपर होगा तो अभी से 3 महीने हैं, और 3 महीने में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि पहले से पढ़ा रखा होगा बाकी सारे लोगों ने, तो उन्हें सिर्फ रिवाइज करना है। अब यहाँ पे देखिए इसके यदि हम बात करें तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी है, और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एमपी के, यानी कि हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूड है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, सीरियस वीड्स कंट्रोल एंड प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी का भी यहाँ पे थोड़ा वास्ट सिलेबस देखने को हमें मिलेगा। तो भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देख सकते हो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी यहाँ पर आपसे बात की जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फार्म मशीनरी इक्विपमेंट, बुल्लोक ड्रोन एंड पावर ड्रोन, फार्म इम्प्लीमेंट, ये सब किस में आता है, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आता है। आगे चलें, आगे देखें, हम बात करते हैं भाई इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, एक्सटेंशन दिया हुआ है, और ये सारा का सारा आपका है एसएडीओ का और आरएईओ का सिलेबस। इसको हम एक आपको स्क्रीनशॉट लेके सभी को भेज देंगे या फिर एक पीडीएफ बना के भेज देंगे, जिससे कि आपको बार बार ये पूरी की पूरी पीडीएफ ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एसएडीओ और आरएईओ के बारे में।
इसकी भी क्लासेस हमारे चैनल पर, द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल पर स्टार्ट होंगी। बस हमारे साथ आप बने रहिए। और बहुत सारी क्लासेस एएफओ के लिए क्लासेस चल रही हैं, जनरल एग्रीकल्चर अभी वहाँ पे करंट अफेयर स्टार्ट किया हुआ है, अभी सोइल साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है जो आपके आरएयू, एसएडीओ और इन सभी से रिलेटेड होगी। ध्यान रखिएगा, सभी को वो क्लास देखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।